आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका तीसरा दिन है आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने 10 ज्योग्राफर्स के बारे में जो है वो पढ़ के कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग लास्ट के 3 ज्योग्राफर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है इरेटोस्थनीज, हिपार्कस और पोसिडोनियस। इरेटोस्थनीज, हिपार्कस और पोसिडोनियस के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास से क्या होगा, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो अगले क्लास करेंगे वो रोमन भूगोलवेताओं के बारे में करेंगे। इरेटोस्थनीज, तो इरेटोस्थनीज महोदय जिनका जीवन काल या समय काल जो है वो कब से कब तक है, 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व के बीच है। इनका परिचय, तो जन्म लीबिया के उत्तरी तट पर स्थित यूनानी उपनिवेश साइरेन में 276 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो लीबिया के उत्तरी तट, लीबिया का उत्तरी तट यानी कि अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित यूनानी उपनिवेश साइरेन क्या था, यूनानी उपनिवेश था। तो इसको हम मैप में देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अगर हम मैप में देखें तो ये जो साइरेन है, साइरेन कहाँ पे स्थित है, ये है साइरेन। और ये जो लीबिया है, उत्तरी तट है लीबिया का, लीबिया के उत्तरी तट में स्थित साइरेन में इनका जन्म हुआ था। इस समय साइरेन जो था ये यूनानी उपनिवेश में था, यानी कि यहाँ पे यूनान है, ग्रीस, तो यूनान के द्वारा ये मतलब कब्जे में था, यूनानी उपनिवेश के रूप में था साइरेन, लीबिया का उत्तरी तट। तो यहीं पर किसका जन्म हुआ था, इरेटोस्थनीज का जन्म हुआ था। इन्हें सिकंदरिया का इरेटोस्थनीज भी कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, सिकंदरिया का इरेटोस्थनीज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिकंदरिया में अपना बहुत समय बिताया था, लगभग 44 वर्ष। सिकंदरिया के एक पुस्तकालय में इन्होंने क्या किया था, सिकंदरिया के पुस्तकालय में इन्होंने बहुत साल तक काम किया था, लगभग 44 वर्षों तक काम किया था। इसीलिए इन्हें सिकंदरिया का इरेटोस्थनीज के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिकंदरिया का इरेटोस्थनीज भी कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं में क्या किया जाता है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि सबसे फेमस है जियोग्राफिका जो है इसकी सबसे फेमस रचना है। उसके बाद क्रोनोग्राफिया है, फिर कटास्टेरिज्म है। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो जाना माना है वो है जियोग्राफिका। इनको भूगोल का पिता, तो इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है, तथा व्यवस्थित भूगोल का जनक, क्योंकि इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित रूप से वर्णित किया था, इसीलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है और भूगोल का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल में योगदान, तो इरेटोस्थनीज का भूगोल में क्या योगदान है, इरेटोस्थनीज का जो भूगोल में योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है भूगोल में और यही कारण है कि उन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। जो इरेटोस्थनीज महोदय हैं उन्होंने भूगोल को तो एक अलग ही अध्ययन शास्त्र के रूप में क्या किया था, स्थापित किया। यह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अगर कोई पूछे कि जियोग्राफी शब्द यानी कि जो जियोग्राफी वर्ड है, इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज महोदय ने ही किया था, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और इसी ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की और अपने पुस्तक में वास योग्य यानी कि हैबिटेबल क्षेत्र के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, वास योग्य यानी कि हैबिटेबल जिसमें मनुष्य के निवास करने योग्य जो क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के लिए इन्होंने एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिका इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया, तो इन्होंने गणितीय भूगोल में ज़्यादा योगदान दिया है और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे ज़्यादा गणितीय भूगोल का वर्णन किया है। इन्हें गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण में निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स को अक्षांश एवं देशांतर कहा। क्या कहा, तो मानचित्र में जैसे कि ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया, तो जो ये बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो इस जो खड़ी वाली रेखा है उसको उन्होंने देशांतर कहा और पड़ी वाली रेखा को क्या कहा, अक्षांश कहा। तो इस प्रकार इन्होंने
मानचित्र निर्माण जब किया तो निर्देशांकों को इन्होंने नाम दिया अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश एवं देशांतर का नामकरण भी सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने ही किया। और इन्होंने नील नदी के पश्चिम में स्थित मतलब कि निवास करने वाले नुबियंस का सर्वप्रथम इन्होंने ही उल्लेख किया था। तो नील नदी के पश्चिम में कौन निवास करता है? नुबियंस लोग। नुबियंस लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख अगर किसी ने किया है तो वो इरेटोस्थनीज ने किया, जो कहाँ पे निवास करते हैं? नील नदी के पश्चिम में। इसी ने सबसे पहले देशी यंत्र नोमोन, नोमोन क्या है? एक बेबीलोनियन यंत्र था, और यह नोमोन का जो नोमोन किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने। तो देशी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा, इसकी विषुवत रेखा की करीब करीब सही लंबाई ज्ञात कर ली थी। किसने? इरेटोस्थनीज ने। देशी यंत्र नोमोन की सहायता से उन्होंने विषुवत रेखा का लगभग एक्चुअल लंबाई ज्ञात कर ली थी इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की जो परिधि है, परिधि मापने के लिए उन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया में प्रेक्षण किया। क्या किया? उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया। कहाँ पे? साइने एवं अलेक्जेंड्रिया में। एवं इन दोनों के बीच की दूरी को 5000 अस्टेडिया यानी लगभग 500 मील माना। कितना माना? 5000 अस्टेडिया माना, लगभग 500 मील माना। तो इन्होंने ये परीक्षण कैसे किया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरेटोस्थनीज का एक्सपेरिमेंट दिया गया, किस प्रकार से उन्होंने 5000 अस्टेडिया माना। पृथ्वी ये साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच का जो दूरी है वो किस प्रकार से इन्होंने 5000 अस्टेडिया माना था। तो सबसे पहले उन्होंने जो देशी यंत्र नोमोन है, नोमोन की सहायता से ही उन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापा था। और उनको मतलब पता था कि जो साइने हैं, साइने में वर्ष में एक बार, मतलब वर्ष में किसी एक दिन सूर्य जो होता है वो लंबवत चमकता है। तो साइने में एक कुआं था। क्या था? साइने में एक कुआं था, और उसी कुआं में उन्होंने क्या किया? 21 जून का दिन था, साइने में एक कुआं था, और उस कुएं में मतलब कि 21 जून के दोपहर में उस कुएं में उन्होंने जब देखा तो कुआं का तली दिख रहा था, सरफेस, सतह दिख रहा था। अब सतह क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि सूर्य उस समय लंबवत था। लंबवत होने के कारण कुआं में डायरेक्ट मतलब कि प्रकाश जा रहा था, जिसके कारण कुआं का सरफेस दिख रहा था। तो उस समय जब उन्होंने नोमोन में देखा तो नोमोन में कोई भी छाया मतलब कि नहीं बन रहा था, कोई सूर्य के प्रकाश का कोई भी कोण नहीं बन रहा था, उसमें कोई भी छाया नहीं बन रहा था। और उसी समय साइने से 5000 अस्टेडिया दूर, 5000 कितना? 5000 अस्टेडिया। साइने से जो अलेक्जेंड्रिया की दूरी जो थी वो कितनी थी? साइने से अलेक्जेंड्रिया की दूरी लगभग 5000 अस्टेडिया थी। कितनी? 5000 अस्टेडिया। तो उसी समय अलेक्जेंड्रिया में मतलब कि 5000 अस्टेडिया दूर सूर्य की जो किरणें थी वो सीधा न पड़ के कितनी डिग्री झुकाव में थी? तो 7 डिग्री 12 मिनट, 7 डिग्री 12 मिनट झुकी हुई थी। वहाँ जो नोमोन था, नोमोन में कितना डिग्री का कोण बन रहा था? तो 7 डिग्री 12 मिनट का कोण बन रहा था। यानी कि साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच में जो दूरी है वो 5000 अस्टेडिया है, यानी लगभग 500 मील है। और दोनों के बीच का जो कोण है वो 7 डिग्री 12 मिनट है, यानी 7 डिग्री 12 मिनट। और पूरे टोटल पृथ्वी का अगर देखें तो टोटल पृथ्वी का जो कोण होता है वो 360 डिग्री है। और 360 डिग्री में से जो 7 डिग्री 12 मिनट है वो कितना है? 50वां भाग है, यानी 1/50, 1/50वां भाग। 360 डिग्री में जो 7 डिग्री 12 मिनट है वो 1/50वां भाग है। तो 1/50वां भाग मुझे पता चल गया। पृथ्वी का 1/50वां भाग जो है वो 5000 अस्टेडिया है, 5000 अस्टेडिया। तो जिससे हमको पता चला कि ये 7, क्या पता चला? तो इससे पता चलता है कि 7 डिग्री 12 मिनट इज इक्वल टू 5000 अस्टेडिया। तो उसी प्रकार से हम अगर 1 डिग्री का निकाल लेंगे तो फिर हम 360 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो 360 डिग्री का कितना मतलब अस्टेडिया होगा? तो इन्होंने 360 डिग्री का निकाला, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? पूरे पृथ्वी का परिधि बताया, जो लगभग कितना था? 2,50,000 था, यानी कि 25,000 मील के लगभग में। 2,50,000, और उसे हम अगर मील में बदलें तो लगभग 25,000 मील। तो उन्होंने कितना बताया? पूरे जो पृथ्वी का परिधि है, पूरे पृथ्वी का परिधि उन्होंने 2,50,000 अस्टेडिया बताया, 2,50,000 अस्टेडिया बताया उन्होंने। और अगर इसे हम मील में बदलें तो अप्रोक्स 25,000 मील होता है। कितना? 25,000 मील। तो पृथ्वी की पूरी परिधि इन्होंने 2,50,000 अस्टेडिया के लगभग में बताया, मतलब कि 2,50,000 अस्टेडिया, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं था। और एक्चुअल में जो ये साइने
एक्चुअल में इन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच में, साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की जो दूरी बताई थी इन्होंने 5000 स्टेडिया बताई थी। कितनी? 5000 स्टेडिया, जो कि एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में 4530 स्टेडिया ही हैं। तो इन्होंने कितना बताया था? 5000 स्टेडिया बताया था, जबकि यह दूरी वास्तव में रियलिटी में 4530 स्टेडिया ही हैं। इन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी एवं चंद्रमा की दूरी भी मापने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या प्रयास किया? पृथ्वी से सूर्य की दूरी और चंद्रमा की दूरी भी मापने का प्रयास किया। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना था। तो इरेटोस्थनीज ने माना था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूर्णतः गोलाकार है। पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोल है। ये किसने माना था? इरेटोस्थनीज ने माना था। इसी ने ही पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजन किया था, यानी कि पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा था। इससे पहले और किसने बांटा था? तो पाइथागोरस ने और अरस्तु ने भी पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में, उन्होंने 3-3 में बांटा था, जो कि लगभग 5 ही हुआ। तो पाइथागोरस ने किसके आधार पर बांटा था? तो उन्होंने जलवायु के आधार पर, और अरस्तु ने तापमान के आधार पर बांटा था पृथ्वी को कटिबंधों में। तो और इसने मतलब कि इरेटोस्थनीज महोदय ने भी 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा है, जिसमें से जो उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन जो है वो क्या है? ऐसे पृथ्वी होता है और पृथ्वी के बीच का ये जो भाग होता है उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो ये एक हुआ। और शीतोष्ण कटिबंध जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ये ऊपर भी होता है और यहाँ पे भी होता है, यानी कि ये 2 होता है, यानी 1 और यहाँ पे 2, मतलब कि 2 होता है ट्रॉपिकल जोन। उत्तरी गोलार्ध में 1 और दक्षिणी गोलार्ध में 1। और शीत कटिबंध यानी कि पोलर जोन जो होता है वो भी 2 होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों 2-2 और बीच में एक उष्ण कटिबंध, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? टोटल मिलाकर 5 कटिबंध हुए। तो 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजन किया है किसने? इरेटोस्थनीज ने। जलवायु के आधार पर बांटा। तो इरेटोस्थनीज का विश्व मानचित्र जो इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया वो प्राचीन भूगोल में क्रांतिकारी उपलब्धि थी। जब प्राचीन भूगोल में जो इरेटोस्थनीज का विश्व मानचित्र था वो एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी, जिसमें पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित उपयोग किया गया था। क्या किया गया था? पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित उपयोग किया गया था। इन्होंने सिकंदर महान के अभियानों के ज्ञान का उपयोग करके ज्ञात दुनिया यानी यूरोप, एशिया, अफ्रीका को दर्शाया, जिसमें भूमध्य सागर केंद्र में था। तो उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया था मैप के बारे में, तो वो सिकंदर महान के अभियानों से पता किया था। तो सिकंदर महान के जो अभियान थे उससे उन्होंने जाना, और उसी का उपयोग करके उन्होंने जो ज्ञात दुनिया मतलब जो मानचित्र बनाया उसमें उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को दर्शाया, जिसमें भूमध्य रेखा को सेंटर में रखा। किसको? तो भूमध्य सागर को, रेखा को नहीं बल्कि भूमध्य सागर को उन्होंने, मेडिटेरेनियन सी को उन्होंने केंद्र में रखा था। किसने? इरेटोस्थनीज ने अपने वर्ल्ड मैप में। तो उनका वर्ल्ड मैप हम देखते हैं किस तरह उन्होंने बनाया था वर्ल्ड मैप को। तो कुछ इस प्रकार से है इरेटोस्थनीज का जो विश्व मानचित्र है, उन्होंने कुछ इस प्रकार से माना है। उन्होंने 3 महाद्वीपों का वर्णन किया है, जिसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं 3 महाद्वीप में उनका? तो यूरोप है, एशिया है और लीबिया है। तो इन्होंने तीनों महाद्वीप का वर्णन किया है। और ये बीच में जो दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इन्होंने मेडिटेरेनियन सी को केंद्र में माना, और इन्होंने यहाँ पे काला प्रदेश को पोंटस सागर के नाम से, यहाँ पे ये जो काला सागर दिखाई दे रहा है ये कैस्पियन सागर है, एक गल्फ के रूप में इन्होंने इसका वर्णन किया, गल्फ की तरह। ये काला सागर हो गया, ये कैस्पियन सागर, और ये है जो फारस की खाड़ी हम लोग देखते हैं जिसको पर्शिया की खाड़ी कहते हैं, तो ये पर्शिया की खाड़ी है। और यहाँ पे जो लाल सागर, इन्होंने लाल सागर का भी वर्णन किया है, किसके नाम से? अरेबियन सागर के नाम से, मतलब अरेबियन की खाड़ी, अरबिया की खाड़ी के नाम से इन्होंने लाल सागर का वर्णन किया है। और यहाँ पे नील नदी के पश्चिम में नुबियंस का भी सर्वप्रथम उल्लेख इन्होंने ही किया था। तो इरेटोस्थनीज जो थे वो तुर्की का टोरस पर्वत, जो तुर्की का टोरस पर्वत है उसका संबंध उन्होंने किससे माना? तो तुर्की में जो टोरस पर्वत स्थित है उसको एल्ब्रूज पर्वत और भारत के हिमालय पर्वत से उनका संबंध माना। और उन्होंने माना कि ये जो है ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया है? मानचित्र में इसको दर्शाया है, पूरा लंबा पर्वत श्रृंखला के रूप में दर्शाया है। तो उन्होंने टोरस पर्वत, तुर्की का टोरस पर्वत, एल्ब्रूज पर्वत और हिमालय पर्वत तीनों को आपस में इन्होंने जुड़ा हुआ, मतलब तीनों को संबंधित माना है। और इन्होंने दजला और फरात नदी का भी वर्णन किया है। यहाँ पे टाइग्रिस है और ये यूफ्रेटिस है, यानी दजला और फरात नदी, और इसे किसमें, मतलब फारस की खाड़ी में गिरते हुए दिखाया है। और इन्होंने इंडस रिवर यानी कि जो सिंधु नदी है, भारत की सिंधु नदी, तो उसका भी वर्णन किया है, और इसे एरिथ्रियन सागर में, मतलब कि
एरिथ्रियन सागर, जिस प्रकार हेरोडोटस ने एरिथ्रियन सागर का वर्णन किया है उस प्रकार इरेटोस्थनीज ने भी वर्णन किया है। और इन्होंने भी, यानी एरिथ्रियन सागर किसको बोला जाता है, हिंद महासागर को ना, तो इन्होंने भी क्या बताया कि इंडस रिवर जो है यानी सिंधु नदी वो एरिथ्रियन सागर में जाकर मिलती है, इन्होंने भी बताया है। और यहाँ पे जो गंगा नदी है इसको पूर्वी सागर में इन्होंने मिलते हुए दिखाया है। गंगा नदी को कहाँ पे मिलते हुए दिखाया है, तो पूर्वी सागर में, पूर्वी महासागर में मिलते हुए दिखाया है। और इन्होंने यहाँ पे अटलांटिक महासागर का भी वर्णन किया है। और किन का वर्णन किया है, यहाँ पे उत्तरी सागर का वर्णन किया है। और इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने श्रीलंका का भी वर्णन किया है जिसको ताप्रोबेन कहा श्रीलंका को। तो श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, इन्होंने इसे क्या कहा, ताप्रोबेन। इन्होंने अन्य भूगोलवेताओं की अपेक्षा जो नील नदी है, नील नदी के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा से वर्णन किया है, क्योंकि हर भूगोलवेता को देखते हैं तो उन्होंने नील नदी का उद्गम इधर से माना है। लेकिन नील नदी का जो शुरुआती जो उद्गम क्षेत्र है, इन्होंने एग्जैक्ट, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग सही इन्होंने बताया है कि ये नील नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी विक्टोरिया झील से, विषुवत रेखा के निकट विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। तो इन्होंने नील नदी के बारे में थोड़ा एग्जैक्ट सही बताया है अन्य भूगोलवेताओं की अपेक्षा। तो इस प्रकार से ये किसका वर्ल्ड मैप है, इरेटोस्थनीज का। इरेटोस्थनीज के वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा। अब हम आगे चलते हैं। हिपार्कस महोदय, तो हिपार्कस जिनका जीवन काल जो है वो 190 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व, 190 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व के बीच हिपार्कस का जीवन काल है, समय काल है। परिचय, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हिपार्कस जो थे वो निकाइया का रहने वाला था। हिपार्कस कहाँ के रहने वाले थे, तो वे निकाइया के रहने वाले थे। वह महान खगोलज्ञ, क्या थे, महान खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ था। जो हिपार्कस थे वो महान खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। हिपार्कस का भूगोल में योगदान, तो हिपार्कस का भूगोल में क्या योगदान रहा है, हिपार्कस ने इक्विनॉक्स का पता लगाया तथा वर्ष की लंबाई बताई। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब, तो इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहते हैं। और इक्विनॉक्स जो होता है कब होता है, जब सूर्य का प्रकाश जो होता है विषुवत रेखा पर, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़े तो उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। और जब कर्क रेखा पर जब पड़ता है तो उसे सोलिस्टिक्स कहते हैं, सोल्स्टिक्स। तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की स्थिति क्या होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी दिन रात दोनों बराबर होती हैं, तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। जब सूर्य की किरणें जो होती है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस समय इक्विनॉक्स होता है, विषुव होता है, उसे विषुव कहते हैं। और ऑटोमन, ये जो 23 सितंबर होता है उस समय ऑटोमन का समय होता है और 21 मार्च को स्प्रिंग का समय होता है, तो इसे हम ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहेंगे और इसे हम वर्नल इक्विनॉक्स कहेंगे। 21 मार्च के समय वर्नल इक्विनॉक्स होता है और 23 सितंबर के समय ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है। और उसी प्रकार कर्क रेखा 21 जून के समय क्या होता है, कर्क रेखा पे 21 जून के समय कर्क रेखा पर सूर्य की जो प्रकाश होता है वो लंबवत पड़ता है और उस समय हम इसको, मतलब जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ता है उसे सोल्स्टिक कहते हैं, लेकिन जब कर्क रेखा पर पड़ता है तो उसे समर सोल्स्टिक्स कहते हैं, यानी समर सीजन होता है, उस समय समर सीजन चल रहा होता है। और जब मकर रेखा पर पड़ता है सूर्य की किरण लंबवत तो उस समय विंटर सोल्स्टिक्स कहते हैं, उस समय विंटर सीजन चल रहा होता है और ये 21 दिसंबर का समय होता है। किस समय, 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिक्स और 21 जून को समर सोल्स्टिक्स और 23 सितंबर को कौन सा इक्विनॉक्स होता है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। और 21 मार्च को, 21 या 22 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। तो इस प्रकार से सूर्य की जो स्थिति होती है वो प्रत्येक रेखा के नाम से है, जैसे कर्क रेखा में अलग, मकर रेखा में अलग और विषुवत रेखा के समय इक्विनॉक्स बोला जाता है। यह पहला विद्वान था जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया। तो हिपार्कस को पहला विद्वान माना जाता है जिसने क्या किया था, असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया था। यानी सर्वप्रथम वृत्त को, मतलब जो पृथ्वी है उसको 360 डिग्री में बांटने वाला जो विद्वान है वो हिपार्कस ही है। इसने विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री देशांतरीय वृत्त को वृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल बताया। यानी कि इन्होंने क्या बताया, विषुवत रेखा को तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा को वृहद वृत्त बताया, ग्रेट सर्कल यानी सबसे बड़ा वृत्त। अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर उसने विश्व को क्लाइमाटा
क्लाइमाटा यानी अक्षांश पेटियों में विभाजित किया था। किसने? हिपार्कस ने। तो विश्व को क्लाइमाटा यानी अक्षांश पेटियों में विभाजित किया, अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर। अक्षांश एवं देशांतर रेखा जाल की सहायता से इसने ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने? तो 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। किसकी हेल्प से? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखा जाल की सहायता से पूरे विश्व को, जो ज्ञात विश्व है उसको उन्होंने 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। किसने? तो हिपार्कस महोदय ने। हिपार्कस ही पहला व्यक्ति था जिसने 3 विमीय यानी कि 3 डायमेंशनल गोलाभ, जो 3 डायमेंशनल गोलाभ होता है उसको 2 विमीय यानी 2 डायमेंशनल तल में बदलने का तरीका खोज निकाला। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गोलीय भाग को समतल क्षेत्र में बनाना संभव हो पाया। तो हिपार्कस ही वो पहला विद्वान है जिन्होंने 3 विमीय यानी कि 3 डायमेंशनल पृथ्वी या गोलाभ को उन्होंने 2 डायमेंशनल समतल क्षेत्र में बनाना संभव कर दिया। और उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी जो है वो पृथ्वी एक गोलाकार है ना, और वो 3D शेप में होता है, उसको 2D शेप में इन्होंने समतल क्षेत्र में बनाया। और इन्होंने, हिपार्कस महोदय ने 2 प्रक्षेप बनाने की विधि बताए। और वो 2 प्रक्षेप यानी कि प्रक्षेपण जिसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं, तो इन्होंने 2 प्रक्षेप बनाने की विधि यानी मेथड बताया। पहला क्या था? समरूपीय प्रक्षेप यानी कि स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, और लंब रेखीय प्रक्षेप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये 2 प्रकार के जो प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन जो है, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इस दोनों के बारे में किसने बताया है? हिपार्कस महोदय ने। इसने अक्षांश और देशांतर के महत्व पर बल दिया। तो हिपार्कस महोदय ने अक्षांश और देशांतर के महत्व को बताया। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक मानचित्र कला यानी साइंटिफिक कार्टोग्राफी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। ये हिपार्कस महोदय जो थे उन्होंने वैज्ञानिक मानचित्र कला के क्षेत्र में क्या किया? सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने खगोलीय भूगोल पर महत्वपूर्ण शोध किया और बताया कि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी की जो धुरी है वो झुकी हुई है, यानी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है। सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये हिपार्कस महोदय ने बताया था। इन्होंने त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग करके मानचित्रों को अधिक सटीक बनाया। किसने? तो त्रिकोणमिति का उपयोग करके मानचित्रों को सटीक किसने बनाया था? हिपार्कस ने। इन्होंने सौर और चंद्र ग्रहण की गणना की, सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी गणना की। इसी ने नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एस्ट्रोलैब जो यंत्र है, एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हिपार्कस ने किया है और इसकी सहायता से उन्होंने अक्षांश एवं देशांतर वृत्तों का भी निर्धारण किया। किसकी सहायता से? तो एस्ट्रोलैब की सहायता से। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये एस्ट्रोलैब है और इसकी सहायता से क्या किया जाता है? अक्षांश एवं देशांतर वृत्तों का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर का निर्धारण जो है वो एस्ट्रोलैब के माध्यम से किया जाता है और इसका आविष्कार किसने किया है? हिपार्कस ने। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया उन्होंने। एस्ट्रोलैब जो होता है वो नोमोन तो आप लोग जानते होंगे, बेबीलोनियन यंत्र नोमोन। तो एस्ट्रोलैब नोमोन का आविष्कार किसने किया था? अनेक्जिमेंडर ने। अगर कोई पूछे नोमोन का आविष्कार किसने किया था, बेबीलोनियन यंत्र नोमोन, तो वो अनेक्जिमेंडर ने बनाया था उसको। और ये एस्ट्रोलैब है। एस्ट्रोलैब का आविष्कार किसने किया? तो हिपार्कस महोदय ने। तो एस्ट्रोलैब नोमोन की तुलना में सरलता से प्रयोग किया जा सकता है, यानी इजीली उसको, ये जो एस्ट्रोलैब है इसको इजीली प्रयोग किया जा सकता है। नोमोन थोड़ा हार्ड होता है लेकिन एस्ट्रोलैब बहुत ही सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। अब तीसरा जो है, आज का जो तीसरा ज्योग्राफर है वो है पोसिडोनियस महोदय। पोसिडोनियस का जो जीवन काल है वो 135 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के बीच रहा। 135 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 50 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ये पोसिडोनियस महोदय का पिक्चर है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं पोसिडोनियस। भूगोल में योगदान, तो पोसिडोनियस का भूगोल में योगदान क्या है? तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में उतना कहाँ जन्मे ये इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, इसलिए नहीं लिखे। भूगोल में योगदान, तो पोसिडोनियस ने द ओशियन नामक पुस्तक लिखी थी। किसकी? तो द ओशियन नामक पुस्तक लिखी थी। इसको सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। पोसिडोनियस को क्या माना जाता है? तो इसे सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। इसी ने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होने के कारण समुद्र में दीर्घ ज्वार आते हैं।
समुद्र में कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्प्रिंग टाइड। तो दीर्घ ज्वार को स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि स्प्रिंग टाइड जो है वो कब आता है? पूर्णिमा के समय आता है और अमावस्या के समय आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। तो तीनों जब एक सिद्ध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा क्या करेगा? पृथ्वी को अपनी यानी कि सूर्य इधर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और पृथ्वी अपना मतलब कि सूर्य इधर और चंद्रमा अपना इधर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी में दीर्घ ज्वार आते हैं, स्प्रिंग टाइड आता है। और कृष्ण पक्ष जिसको हम क्या कहेंगे? वैनिंग मून, और शुक्ल पक्ष वैक्सिंग मून। तो वैनिंग मून और वैक्सिंग मून यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को, कब? 7वें या 8वें दिन को, यानी सप्तमी और अष्टमी को समकोण की स्थिति में होने के कारण, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक दूसरे के समकोण की स्थिति में होते हैं। तो समकोण की स्थिति में होने के कारण लघु ज्वार आता है, नीप टाइड आते हैं, क्योंकि वो उतने फोर्सफुली जो है नहीं खींच पाते। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जो होता है, जब सूर्य इधर खींचता है और चंद्रमा इधर, तो उन लोग क्या होता है? ज़्यादा खींच पाते हैं। लेकिन जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो उतने मतलब बल से वो नहीं खींच पाते, जिसके कारण लघु ज्वार आता है। महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला यह पहला इंसान था। तो पोसिडोनियस महोदय जो हैं उन्हें क्या बोला जाता है? महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला पहला इंसान, जिन्होंने महासागरों की गहराई ज्ञात की थी, ज्ञात करने का प्रयास किया था इन्होंने। पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी को तर्क संगत ढंग से विकसित किया, जिसके कारण इसे भौतिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो पोसिडोनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया और भौतिक भूगोल को इन्होंने तर्क संगत ढंग से विकसित किया, जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का पिता पोसिडोनियस को माना जाता है। तो ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, जो एनिमेशन के तौर पे दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा है यहाँ पे। तो ये जो चंद्रमा है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और जब चंद्रमा और पृथ्वी, ये सन है, ये सन है। अब जब चंद्रमा यहाँ पे होता है और यहाँ पे जब ये दोनों के बीच में आता है यानी पूर्णिमा, ये अमावस्या का समय होता है और ये पूर्णिमा का समय। जब चंद्रमा यहाँ पे होगा तो ये पूर्णिमा का समय होगा, और जब चंद्रमा यहाँ पे होगा तो वो अमावस्या का समय होगा। तो पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। उस समय देखिए ज्वार की जो हाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी, उस समय ज्वार की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, और इसे ही हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और जब चंद्रमा क्या होता है? यहाँ पे और यहाँ पे होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के समय क्या होता है? चंद्रमा इन दोनों क्षेत्रों में होता है, और इस समय क्या होता है? ये समकोण की स्थिति हो गई ना, जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। और इधर से भी करें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण। तो समकोण की स्थिति के कारण इस समय क्या होता है? सूर्य जो होता है वो उतने बल से या उतनी फोर्स से नहीं खींच पाता, और चंद्रमा भी उतने फोर्स से नहीं खींच पाता, जिसके कारण यहाँ पे देखिए लो टाइड आ रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे यूनानी भूगोलवेताओं को एक एक करके डिस्क्राइब करके हम लोगों ने पढ़ा। और आज जो है यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में मतलब कि जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे के क्लास में हम लोग रोमन भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।